हेलो बच्चों, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आप लोग का विज्ञान का पेपर एग्जाम है कल, तो जैक बोर्ड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो कि कल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए। जो जो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ बीच बीच में वीडियो का, वो सारा चीज़ अगर आप लोग कर लोगे तो देखना कल का एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा। तो ये वाले काम कर लेना। अभी इस वीडियो में मैं देखो कितने सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको इतना जल्दी जल्दी करवा दूंगा ताकि आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। और साथ ही साथ कल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल के बैठिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करते हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक बार में पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, जो मैं आप लोगों को बताया था कॉपी और पेन निकालने के लिए, तो एक आप काम कीजिएगा जरूर से जरूर अवतल दर्पण के, ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण के कम से कम 3 प्रकार के यूज आप लोग उपयोग देख लीजिएगा कि 3 प्रकार के उपयोग क्या क्या होते हैं। 3 उपयोग मैं बोल रहा हूँ, और उत्तल लेंस के और उत्तल दर्पण के, लेंस और दर्पण दोनों का मैं बोल रहा हूँ, दोनों के 3-3 उपयोग देख लीजिए आप लोग। इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मिलेगा। जो जो मैं बोल रहा हूँ करते चलिए, पिछले वाले एग्जाम में जो जो हमारे बताए हुए बच्चे किए हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के 3 उपयोग, और 3 उनके जो लेंस और दर्पण दोनों के आप लोग को 3-3 उपयोग देख लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते, देर नहीं करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या मतलब क्या होता है। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपको ठीक हो जाएगा, F बराबर R/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। देखिए, अपवर्तन क्या होता है ना कि जब ऐसे जाता है तो डायरेक्शन में जो जाना चाहिए उससे थोड़ा सा मुड़ जाता है। जो मुड़ जाता है ना, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या चीज़ नहीं बदलती है, तो याद रखिएगा वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। आगे देखिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बोलता है कि वस्तु के आकार का बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, दोनों नियम भी आप लोग याद हो सकता है तो कर लीजिएगा, आता है एग्जाम में। 2 अपवर्तन के नियम होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को कि किसी भी वस्तु का बराबर और ये यहाँ पे सीधा दिया हुआ प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण में। समतल दर्पण इसका आंसर हो गया। आप लोग उत्तल दर्पण में कैसा बनता है और अवतल दर्पण में कैसा बनता है और लेंस में, ये सारे में प्रकृति याद रखिएगा कि मतलब कि जो बनता है ना प्रतिबिंब, उसका प्रकृति याद रखिएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता आपको 50 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तभी को आपको मैंने बताया था कि वक्रता त्रिज्या R/2 होता है, फोकस बराबर, तो क्या हो जाएगा 50/2, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, देखिए आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आगे देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ये आप लोग को मैंने बताया था कि 1/f होता है। तो यहाँ पे f इन मीटर होता है ना, फोकस। तो फोकस यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 मीटर ही है, मीटर में ही रखना है इसको। तो क्या हो जाएगा आपका फोकस लेंस की क्षमता डायोप्टर में आता है, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे उत्तल लेंस का तो बता दिया, तो इसी तरह से आपका अवतल लेंस का भी याद रखना है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। उसका ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा सारा चीज़। चलिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग याद रखिए कि सबसे तेज होता है निर्वात में, सबसे तेज होता है निर्वात में। और जितना डेंस माध्यम रहेगा, जितना घना माध्यम रहेगा, सघन माध्यम रहेगा, उतना वेग उसका कम हो जाएगा। तो कांच सबसे सघन यहाँ पे है, तो कांच में सबसे कम हो जाएगा प्रकाश का वेग। आगे देखिए, 4D क्षमता वाले, 4D क्षमता है अवतल लेंस का, तो उसका क्या बोल रहा है, फोकस दूरी क्या होगा। तभी मैंने बताया था 1 फोकस होना चाहिए मीटर में, तो मीटर यहाँ पे देखिए 1/4 होना चाहिए। तो 1/4 मीटर का कितना हो जाएगा, मीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आपको मैं बता दे रहा हूँ कि फोकस लेंस का जो मात्रा है, क्षमता, फोकस डायोप्टर जो आता है 1/f/m, ये निकालने सीख ले। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने जा रहा है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ 50 दिया तो आधा हो जाएगा ना, तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, आप लोग को मैंने बताया था। तो 2 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगा। फिर देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए सर्वाधिक अभी मैंने बताया था ना निर्वात में। तो ये सभी सारे क्वेश्चन अगर आपको याद रहते जा रहे जो मैं बता रहा हूँ तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। नीचे दिए गए प्रकार में कौन उष्मा क्षेपी है? उष्मा क्षेपी मतलब जिस प्रक्रिया में क्या हो, उष्मा का निकलता हो, और जो इसमें उष्मा खींचता हो उसमें क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। तो उष्मा क्षेपी क्या है? शोषण है। याद रखिए शोषण जो होता है वो उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे देखिए चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया में आता है? तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया में आता है, ये आप लोग को मालूम भी है। आगे देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? किस प्रकार किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों में से क्वेश्चन आता है कि किसका अपचयन हो रहा है और उपचयन हो रहा है। तो ये अलग क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार दे रहा हूँ। आता है ये क्वेश्चन कि उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और जिससे कार्बन हटता है उससे क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे यहाँ पे Zn जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का अपचयन हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नीचे दिए गए में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित करना आप लोग को देख लेना है। कैल्शियम का यहाँ पे 2 अणु है, तो यहाँ पे कैल्शियम एक अणु है, तो यहाँ पे कैल्शियम का 1 अणु है। यहाँ पे देखिए OH2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, 4। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 3 और एक यहाँ 4। तो इस तरह से करके मिलाना होगा आपको। तो ये आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यही आपका सही है। क्योंकि यहाँ देखिए H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2 2 है, लेकिन यहाँ पे O2 का 2 अणु, लेकिन यहाँ O का 2 अणु है। तो यहाँ बोल रहा है ना कि दिए गए समीकरण में कौन सा संतुलित समीकरण है? तो यहाँ पे देखिए आपका H2 का 4 हो जा रहा है ना, H2 का 2 और इधर आगे 2, तो 2 2 4 हो जा रहा है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नीचे दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए जो नीचे दिया हुआ है ना उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। देखिए Cl2 जो था पहले कॉपर के साथ सटा हुआ था, Pb के साथ चला गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया में आता है। फिर नीचे दिए गए गंधीय सूचक की तरह कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा प्याज एक गंधीय सूचक की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है ना, याद रखिएगा। लिटमस, हल्दी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, मतलब कि अम्ल क्षार पकड़ने के। ये आप लोग को याद रखना चाहिए सारी चीज़। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो ये वाला CaSO4 हाफ H2O, इसी का प्रयोग हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है तो COCl2 होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जैसे कि धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, है ना, चूने का पानी, बुझा हुआ पानी, इन सभी का सूत्र जिसका मैंने नाम लिया सब लिखते जाइएगा। COCl2 इसका फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का। नीचे देखिए चित्र में आप लोग को पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोग की किताब से जितने भी चित्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी चित्र हैं सारे चित्र का आपको कारण पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक चित्र से क्वेश्चन, 2 चित्र से क्वेश्चन आप लोग का आना ही आने हैं, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक बार मैं और बता रहा हूँ कि आपके बुक में दिया हुआ कि कौन सी चीज़ में क्या अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया रहता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आम में टार्टरिक अम्ल, कच्चा आम में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। ये आप लोगों का लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोग करना है, करते जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ करते जाइएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? H+ और OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण ये है, देखिए यहाँ पे वियोजन हो गया प्रकाश के कारण। आगे देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? आप लोग को पता होगा अमीबा ऐसे होता है और वो कूटपाद बनाता है, यहाँ से निकलते जाता है कूटपाद, तो कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? पित्त करता है, याद रखिए वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में पित्त करता है, इसलिए पित्त का जो रस होता है वसा पाचन में बहुत सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव सपोषी पोषण है? तो सपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाता हो, आम हो गया। आप लोगों को पता होगा अमीबा तो भोजन ग्रहण करता है, अमरबेल तो किसी पेड़ पर आश्रित रहता है, तो आम यहाँ पे सपोषी हो जाएगा, तो आम आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिन 2 नीले, 2 कोष्ठक में होते हैं, है ना। आगे देखिए श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को श्वसन का वर्णक कहा जाता है, रेड कलर का, है ना। आगे देखिए उत्सर्जन तंत्र की, इसी के कारण ब्लड हम लोग का लाल होता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या? वृक्काणु, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र की अगर क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो वृक्काणु आंसर हो जाएगा, वृक्क नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने की छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपोहन, ये क्वेश्चन आता है। आगे देखिए जनन की मूल घटना क्या है? कि DNA की प्रतिकृति बनाना, तो क्या हो जाएगा? C आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फिर से चित्र से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है चित्र वाला। तो नीचे देखिए चित्र पर किस प्रकार के जनन को दिखाता, तो ये बहुखंडन विधि है, देख लीजिए जनन वाला विधि से जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछा गया है ना, वहाँ से पूछा ये क्वेश्चन। आगे देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। लड़कों में यौनारंभ के लक्षण दिखते हैं टेस्टोस्टेरोन से, और लड़कियों में किससे दिखते हैं? एस्टोस्टेरोन से, है ना, एस्ट्रोजन से। तो ये आप लोग को याद रखना है।
एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सौर स्थिरांक का वैल्यू यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे वैल्यू याद है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। जैव गैस के मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन गैस हो जाएंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चंस देखिए कितने इंपॉर्टेंट आए थे। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है, तो याद रखिएगा कि 2 मीटर की जल की गहराई के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। तो ये हमने आपको 40 क्वेश्चन और करवाया अभी। और चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं। बच्चों इसी तरह के कंटेंट के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ, जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। मैं बता रहा हूँ बोर्ड आभा करके नाम है चैनल का, जो लोगो वही लोगो से मिलेगा, बोर्ड आभा AABHA लिख के सर्च कीजिए अभी टेलीग्राम में, बोर्ड आभा, है ना। ब्रैकेट में है जैक बोर्ड, JAC जैक बोर्ड, आप लोग लिख के सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा बोर्ड आभा करके टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे 38-39 बच्चे जुटे हुए हैं, 3800 3900, तो वहाँ पे आप लोग भी जुड़ जाइए, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ। चलिए देखिए, यदि आपतन कोण आप लोगों को 60 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी करते चलिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, देखिए जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है ऐसे ऐसे किरणें, वो प्रकाश से परावर्तन के बाद फोकस से काटती है, याद रखिएगा फोकस से, याद रखिएगा फोकस से काटती है ना। यदि वक्रता त्रिज्या का मान दिया हो तो फोकस दूरी, देखिए हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोकस दूरी मैंने अभी आपको बताया तो उसका आधा होता था 54 का आधा कितना हो जाएगा 24, R/2 होता है ना फॉर्मूला फोकस का, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसके समान आकार व उल्टा प्रतिबिंब बने। आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों के आप लोग, और लेंस के तीनों के जो आप लोग के बनते हैं प्रतिबिंब, उनके प्रकृति आप लोग को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, तब वहाँ पे समान आकार का बनता है, याद रखिएगा, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे करके यहाँ पे जब अवतल दर्पण रहता है तो यहाँ पे जब वस्तु रहता है तो यहाँ पे बनता है वस्तु और उसके समान, और उल्टा यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो याद रखिए अवतल दर्पण का प्रयोग, और अभी मैंने आपको उत्तल दर्पण का होमवर्क दिया था, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी की हेडलाइट में यूज होता है। आप लोग को 2-2 3-3 जो उपयोग है उनको कमेंट करना है, जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर या फिर अपने नोटबुक कॉपी में लिखिए कम से कम, जो अगर यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे तो नोटबुक में लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको ला दूँ सब्जेक्टिव के ऊपर, तब मैं सब्जेक्टिव के ऊपर भी ला दूंगा, है ना। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पक्ष से अगर जो विचलित हो जाती है, कौन सी घटना, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अभी आपको मैंने पिछला मतलब थोड़ा देर पहले बताया था। निम्नलिखित में किस पदार्थ में पदार्थ की चाल सबसे अधिक होगी, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, उसके बाद होता है वायु में, तो वायु यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, हीरा में सबसे कम हो जाएगा, याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा वर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए फिर से प्रतिबिंब आ गया उत्तल दर्पण का, तो प्रकृति याद रखिए, आप लोगों को मैंने बताया था प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, इसका आंसर सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये आप लोग को मैंने बता दिया था, ठीक है। आगे देखिए, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया, वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आवर्धन 3 हो जाएगा। आवर्धन 3 गुना बड़ा है, मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 3 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा दृष्टि पटल जो बोलते हैं, रेटिना, उसी में जाके हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिए अवतल लेंस के द्वारा। और उसी प्रकार से पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष की जगह अगर पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष को किससे करते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो सारा चीज़ आप लोग याद करते चलिए, लिखते चलिए। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछ रहा था, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु याद रखिए अनंत होता है, और जो नज़दीक का बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, नज़दीक बिंदु, दूर बिंदु अनंत, ठीक है। न्यूनतम जो बिंदु है जो साफ देखने का, स्पष्ट देखने का, वो 25 सेंटीमीटर है। जैव प्रक्रम से हमें क्या ऊर्जा दिए गए, किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती थी, याद रखिए श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिए श्वसन से, सिर्फ पाचन से नहीं मिलता है, श्वसन से मिलता है हमें, याद रखिएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता, देखिए यही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, तो ये रिपीट हुआ है, तो नाइट्रोजन इसका आंसर सही हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, आप लोगों को मैंने बताया था संयोजन अभिक्रिया में आता है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तभी आप लोग देखिए यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए रासायनिक समीकरण को कौन सा संतुलित, आप लोग सभी का देख लीजिएगा, अणु में कौन कौन से अणु किसमें बराबर है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संतुलित से एक क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए कि Fe को जब हाइड्रोक्लोरिक HCl से जब अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है, तो ये सारा चीज़ आप लोग का आएगा क्वेश्चन।
फिर देखिए नीचे दिए गए कौन सा रंगीय सूचक की तरह काम करता है, तो याद रखिए लिटमस करता है। नीला और लाल में बताता है कि कौन है अम्ल कौन है क्षार। तो इस तरह के क्वेश्चन सूचक से आते हैं, तो सूचक वाला क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो याद रखिए CaSO4 हाफ H2O। देखिए अभी याद हो गया होगा आपको, पिछला भी एग्जाम में देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका भी फॉर्मूला आता है। तो ये आप लोग को मैंने बोला ना कि फॉर्मूला याद रखिएगा सभी का, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब सारे का CaSO4 हाफ H2O, इसी से हम लोग का हड्डी जोड़ा जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का फॉर्मूला है। नीचे दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसका पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया, तो संयोजन हो रहा है, दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, खट्टे फल में कौन सा आप लोग का अम्ल पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल से एक क्वेश्चन आता है, तो सारा चीज़ आप लोग देखते चलिए। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। याद रखिए कि चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, इस विलयन में क्या होगा, तो HCl। याद रखिएगा क्या होगा, HCl। देखिए दूधिया कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, विलयन में क्या होगा, तो HCl हो जाएगा। आप लोग ये वाला क्वेश्चन आता है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है तो उसका pH क्या होगा, तो ये देखिए लाल कर दे रहा है मतलब कि वो क्या होगा, वो होगा अम्ल। अम्ल होगा तो क्या होगा, उसका pH 6-7 से कम होगा, तो 7 से कम कौन है, 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन करता है, तो आप लोग देख लीजिए पाचन का बात कर रहा है यहाँ पे। भोजन को पकड़ता है किससे, कूटपाद से। आपको बताया था भोजन ग्रहण, लेकिन भोजन का पाचन पूछ रहा है तो खाद्य रिक्त का। तो याद रखिएगा आंसर, ये क्वेश्चन आता है। पाचन से प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन होता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन का पाचन अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है, तो अमीबा में प्राणी समभोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, तो पित्त भोजन को क्षारीय कर देता है, जिससे क्या होता है कि वसा के पाचन में इमल्सिफिकेशन में आसानी होता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, विरकाणु है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आता ही आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या नहीं होता है, यह भोजन का संवहन करता है, ये आप लोग का वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, तो पपीता आपका एक लिंगी पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, चित्र से क्वेश्चन आ ही गया। मैंने आपको बोला था ना कि किस प्रकार के जनन को दिखा रहा था, ये देखिए मुकुलन बोलते हैं इसको। यहाँ पे मुकुल दिखा दिया तो मुकुलन ही आंसर होगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि जनन का कौन सा प्रकार है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। आप लोगों को मैंने बताया था एस्ट्रोजन हो जाता है फीमेल में, पूछ सकता है। कौन मादा जनन अंग को देखिए भाग है, तो याद रखिए मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ये सभी पुरुष के भाग है, तो ये हो जाएगा आपका मादा जनन अंग के। नर जनन अंग के भाग है ये तीनों, तो ये हो जाएगा गर्भाशय उसके। फिर आगे देखिए हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो जल्दी खत्म नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी देखिए जैव मात्रा से प्राप्त होता है, लकड़ी, गोबर, कोयला, है ना, ये सभी हमें जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 क्वेश्चंस फिर करवा दिए हैं। तो इसी तरह देखिए मैंने 80 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इसी प्रकार 1-2 सेट और मैं करवा रहा हूं। तो चैनल जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो आता है पूरा देख लें और चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ। और जिस तरह भी तरह का अगर आप लोग को किसी तरह का दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूँगा और आप लोग को उसका समाधान बताऊँगा।